बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी थर्ड क्लास है। मैंने बायनांस का कोर्स दिया था, सभी ने देखा है उसको? ठीक है, वो लास्ट में चेयर खाली, उधर बैठ जाए। जी माइक चल रहा है। ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट का होगा और एक क्वेश्चन जो हम फिजिकल में से लेंगे, फिजिकल स्टूडेंट जो हैं। और क्वेश्चन अगर किसी और ने पूछ लिया है और उसका आंसर मैंने दे दिया है, तो आप लोगों ने दोबारा वो वाला क्वेश्चन नहीं पूछना, ठीक है? तो बारी बारी शुरू करते हैं क्वेश्चन सभी से। माइक। ऑनलाइन वाले में से जिनका क्वेश्चन है वो अपने हैंड रेज कर लें, ताकि मैं फिर। जी, फिजिकल में से किसका क्वेश्चन है? ये फर्स्ट रो में से। आप लोग सही से बैठते नहीं है लगता। ये बेड नहीं है, चेयर है। सर जी, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर बाइनेंस स्कैम कर जाती है तो जो हमारे डेफी वॉलेट में एसेट्स पड़े होंगे वो महफूज होंगे या डेफी नहीं? वॉलेट नहीं है, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज का वॉलेट है। ये डीफाई वॉलेट नहीं होता। अच्छा। डीफाई एक अलग चीज है जिसको हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कहते हैं। वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक हराम है, उसमें सूद चार्ज होता है। जो ये फाइनेंस है, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। ये चली जाएगी तो आपके फंड्स भी चले जाएंगे। और किसी का क्वेश्चन है इस बैंक से? नहीं है इस रो में? उस रो में किसी का क्वेश्चन? जी। हम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम बाइनांस से पेपाल अकाउंट में फंड भेज सकते हैं? जी भेज सकते हैं, उसमें P2P में ऑप्शन होता है। जाके आप P2P पे जाएंगे, साथ वाले को दे दें माइक। सर, जो आपने अपनी वीडियो के अंदर बताया फंडिंग फी जो 8 घंटे के बाद कटती है, तो ये इंटरेस्ट में आती है। सर जरा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। फंडिंग फी मैं यहाँ पर निकाल के भी आपको दिखा देता हूँ। फंडिंग फी के अंदर ना उसका फार्मूला बहुत कम्प्लेक्स है। आप लोग अगर उसको समझना चाहेंगे ना, तो तकरीबन आपको एक पूरा दिन चाहिए होगा उसके ऊपर काम करने के लिए और रिसर्च करने के लिए, उसको समझने के लिए। अब ये फ्यूचर में आप आते हैं तो यहाँ पर जो है आपको फंडिंग फी नज़र आ रही है, फंडिंग काउंटडाउन चल रहा है, ठीक है? आप लर्न मोर पे क्लिक करें, तो यहाँ पर उन्होंने सारा समझाया कि बाइनांस फ्यूचर फंडिंग फी जो क्या है। वर्टिक फंडिंग फी, फंडिंग रेट्स आर periodically cash flows exchange between long and short position holders, ठीक है? ये है हाउ टू कैलकुलेट द फंडिंग रेट, ठीक है? वो कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, उन्होंने वो वाला यहाँ फार्मूला दिया हुआ है। ये सारे उसका फार्मूला ही आगे चलता हुआ आ रहा है। जब वो सारा ऊपर वाला चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, 3 स्टेप, तो फोर्थ स्टेप होता है फंडिंग रेट कैलकुलेट करना। द फंडिंग रेट इज देन कैलकुलेटेड विद दिस 8 आवर इंटरेस्ट रेट। 8 घंटे बाद जो आपको चार्ज होता है वो इंटरेस्ट रेट होता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि किसका क्या फंडिंग रेट चल रहा है, तो वो आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि किस पेयर के ऊपर क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है? कितना टाइम उसको रह गया है, फंडिंग रेट क्या चल रहा है। तकरीबन जो है वो इनका इंटरेस्ट रेट जो होता है ना, 0.01% सभी में चार्ज हो रहा होता है। यहाँ देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट, ये वाला कॉलम जो है, ये वाला
शायद मैं पेंसिल से आपको समझाता हूँ। ये जो कॉलम है ये सारा इंटरेस्ट रेट का है। 0.01% इन्होंने लेना ही लेना है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। कुछ पेयर्स हैं जिनमें नहीं लेते, वो इनके अपने ही पेयर्स होते हैं, जैसे पीएनबी हो गया। उसमें जो है वो ये नहीं ले रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी वो किसी पेयर के साथ होता है, वो आई थिंक बीएनबी यूएसडीटी है या बीएनबी बीटीसी है, उसके अंदर ये नहीं ले रहे होते फंडिंग रेट। उसके बाद इन्होंने इसका भी सारा कैलकुलेशन करने के लिए सारा फार्मूला दिया हुआ था, फंडिंग रेट फार्मूला। फंडिंग रेट इज इक्वल टू एवरेज प्रीमियम इंडेक्स, जो ऊपर उन्होंने समझाया, क्लैम्प इंटरेस्ट माइनस प्रीमियम इंडेक्स, उसके बाद जो है वो 0.05 या -0.05 हो सकता है वो, फिर उसके बाद वो निकल कर आता है, ठीक है। उसमें आप देखोगे तो उसको मजीद अगर आप द फंक्शन क्लैम्प जो है वो कैसे आता है, उसको सारा उन्होंने यहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है, उसमें साथ एग्जाम्पल भी दी हुई है। लेकिन अमूमी तौर पर जो आपकी फंडिंग फी चार्ज होती है, वो लॉन्ग और शॉर्ट के दरमियान डिफरेंस की वजह से वो फंडिंग फी इंक्रीज हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है, लेकिन वो एक्सचेंज नहीं ले रही होती। वो लॉन्ग वाले, अगर शॉर्ट वाले ज्यादा हैं तो वो शॉर्ट वालों की फंडिंग फी कट होकर लॉन्ग वालों के पास चली जाती है। अगर आप में से किसी ने फ्यूचर ट्रेडिंग कभी की है, तो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कभी आपके वॉलेट से पैसे कट जाते हैं, सिर्फ आपकी ट्रेड लगाने की फीस लेती है, उसके अलावा एक्सचेंज आपसे कुछ नहीं लेती। रो में है किसी का क्वेश्चन? ये इधर दे माइक। सर जरा ओसी और ट्रेलिंग स्टॉक को जरा डिस्क्राइब कर दो। ओसीओ मैं उसको यहाँ लाइव करके दिखा दूँ, आप कह रहे हैं? ठीक है। ये जितने भी लिमिट्स हैं ना, ये तकरीबन हर एक्सचेंज में सेम ही होती हैं, इनके नाम थोड़े थोड़े चेंज कर दिए जाते हैं, लेकिन इनका जो मेन लुबेलबाब जो इनको काम करने का जो होता है ना, वो सेम ही होता है। अब हम इथीरियम का पेयर ले लेते हैं। स्पॉट हमने सेलेक्ट किया हुआ यहाँ पे, उसके बाद यहाँ लिमिट है, मार्केट है, स्टॉप लिमिट है, ओसीओ है, ठीक है। ओसीओ मींस ऑर्डर कैंसिल द अदर ऑर्डर। ओसीओ के अंदर हम दो चीजें एक साथ कर रहे होते हैं। हम पहले बाय वाली साइड को कवर करेंगे, ठीक है, बाय वाली साइड को। ओसीओ के अंदर दो ऑर्डर लग रहे होते हैं, आपकी लिमिट भी लग रही होती है, आपकी स्टॉप लिमिट भी लग रही होती है। बाय साइड पे अगर आप देखेंगे तो लिमिट जो भी लगेगी वो नीचे लगेगी, करंट प्राइस से नीचे लगेगी, ऊपर नहीं लगेगी। अभी करंट प्राइस अगर देख रहे हो 1880 चल रही है, तो अगर आपने लिमिट लगानी है तो वो आपकी लिमिट लगेगी 1800 के ऊपर लग जाएगी या 1700 पे लग जाएगी, ठीक है, मैं पूरे 1800 लिख रहा हूँ। उसके बाद जो स्टॉप लिमिट होगी वो आपकी करंट प्राइस से ऊपर लगेगी, मौजूदा कीमत से ऊपर वाली साइड पे लगेगी। जैसे अभी 1800 चल रही है तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर जो आपको स्टॉप नजर आ रहा है, ये स्टॉप एक बेसिकली एक ट्रिगर है। ये जो स्टॉप है ना, ये ट्रिगर है आपकी लिमिट को एक्टिव करने के लिए। जब मार्केट 1900 पे पहुंचेगी, आपकी एक जो लिमिट है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, आपका एक ऑर्डर खत्म हो जाएगा जो लिमिट होगी, और एक जो है वो चलता रहेगा। अब आपने ऊपर एक प्राइस पे लिख दिया 1800, एक 1900 1800 पे, तो नीचे वाला ऑर्डर खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा। अगर मार्केट पहुंच जाती है 1900 वाले ऑर्डर के ऊपर, समझ आइए यहाँ तक बात। अब यहाँ पर मैंने जो ऊपर 1800 लिख दिया लिमिट, जो कि करंट मार्केट से नीचे होगी, स्टॉप लिमिट एक ट्रिगर लाइन है। अब रख देता हूँ 1895, 1895 रख देता हूँ। मार्केट जब यहाँ, बस इतना होगा कि जब जो मेरी ऊपर वाली लिमिट है ये खत्म हो जाएगी और नीचे वाली लिमिट एक्टिव हो जाएगी, स्टॉप लिमिट। लेकिन खरीदारी नहीं होगी। खरीदारी कब होगी? जब 1900 पर मार्केट जाएगी तब खरीदारी होगी, उससे पहले नहीं होगी। 1895 सिर्फ ट्रिगर है कि हमारी ये लिमिट एक्टिव हो जाएगी, स्लीपिंग मोड से वो जाग जाएगा, यानी कि समझ लेंगे आपका ऑर्डर स्लीपिंग मोड से एक्टिव मोड में चला जाएगा। अब यहाँ देखें दो ऑर्डर लग गए हैं, एक लिमिट मेकर है और अभी ये दोनों, ये वाला जो स्टॉप लॉस लिमिट है ना, ये स्लीपिंग मोड के अंदर है। ये कब एक्टिव होगा? जब 1895 पे मार्केट जाएगी। अभी जो एक्टिव है वो चल रहा है हमारी लिमिट मेकर, ये वाला। अगर मार्केट डायरेक्ट 1800 पे जाएगी तो खरीदारी हो जाएगी,
लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाती है तो पहले 1895 पे जैसे ही मार्केट पहुंचेगी ये वाला ऑर्डर खुद ब खुद यहाँ से क्लोज हो जाएगा और स्टॉप लॉस लिमिट जो स्लीपिंग मूड से एक्टिव मूड में चली जाएगी। और जैसे फिर मार्केट मजीद ऊपर जाएगी 1900 पर तो हमारी खरीदारी हो जाएगी। ठीक है, ये है बाय साइड के ऊपर कि बाय साइड में आपने ओसीओ को कैसे यूज करना है, ऑर्डर कैंसिल दी अदर ऑर्डर। अभी इसको सेल साइड पे देख लेते हैं। सेल साइड के लिए ऑर्डर के ऊपर मार्केट के ऊपर अगर आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली वो, ठीक है, ऑन द स्पॉट। अब यहाँ से मैं ओसीओ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम जो है वो सेल साइड को देखेंगे, सेल साइड में हम ओसीओ को देखेंगे। ठीक है, ओसीओ में आपके पास फिर से वही चीजें आ जाती हैं, एक लिमिट आ जाती है, एक स्टॉप लिमिट आ जाती है। ये 100% उसका उलट है बाय साइड का। बाय साइड में हम प्राइस जो है वो नीचे लगाते थे, यहाँ पर प्राइस ऊपर लगेगी करंट मार्केट से, यानी कि आप, ठीक है। अब ये स्टॉप लिमिट बेसिकली आपका स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप एस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, आपने उसको बता देना है कि मार्केट अगर ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाए तो जैसे 1850 पे पहुंचे मेरी ये ट्रिगर एक्टिव हो जाए, और फिर मजीद अगर मार्केट नीचे 1840 पे आए तो मेरे ये फंड्स सेल हो जाए। ठीक है, अब आप इसको ये कंडीशंस लगा रहे हो यहाँ पे। इसमें क्या होता है, इसको यूज करने की हमें क्यों जरूरत पड़ती है कि हमें अगर लगता है कि मार्केट अभी हमारा प्रॉफिट में जा रही है ट्रेड और हम अब टॉप पे खड़े हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मजीद अगर ऊपर चली जाए तो 1900 तक जाए तो हमें प्रॉफिट हो जाए। अगर मार्केट यहीं से रिवर्स लेती है तो हमारा रीजनेबल प्रॉफिट है, तो 1840 पे सेल हो जाए तो इनफ है प्रॉफिट हमारे लिए। आप प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हो दोनों सूरतों में। ठीक है, आप खुद नहीं क्लोज करना चाहते, आप चाहते हैं कि मार्केट क्लोज करे, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ना वो जिस साइड पे बन सकता है वो बन जाए, तो आप इस ऑर्डर को यूज करते हैं। यहाँ पर फिर से दो ऑर्डर लग जाएंगे आपके, एक लिमिट मेकर है जो कि एक्टिव ऑर्डर है आपका, और एक स्टॉप लॉस लिमिट है, ये आपका स्लीपिंग कह लें कि आपका एक ऑर्डर है कि जो अभी एक्टिव नहीं है, एक्टिव तब होगा जब वो उस ट्रिगर लाइन पर पहुंचेगा। कंडीशन यहाँ लिखी हुई ना, ट्रिगर कंडीशन। मार्केट जो है वो 1850 के करीब पहुंचेगी, इसके ऊपर पहुंचेगी तो आपका ऑर्डर जो है एक्टिव होगा यहाँ पे। जैसे अगर ये ऑर्डर एक्टिव होता है तो ये वाला ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला। समय लगी आपको, क्वेश्चन क्लियर हो गया? ट्रेलिंग स्टॉप, ठीक है। अब इसी तरह एक है ट्रेलिंग स्टॉप। ठीक है, ट्रेलिंग आपको निकाल के उसे समझाता हूँ। अपने मोबाइल जो साइलेंट पे कर लीजिएगा सारे लोग। ये देखिए, अभी मार्केट की प्राइस जो है वो यहाँ पर थी 9450 पे। आपने यहाँ पर वो ट्रेलिंग स्टॉप जब एक्टिव किया वो कैलकुलेट हो रहा होता है कि मार्केट जब अपनी इस प्राइस में से 5% जो है अगर नीचे आएगी, मार्केट अगर 5% नीचे आई है तो डेल्टा भी नीचे आएगा। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जाती है, ट्रेलिंग स्टॉप बेसिकली यूज इसलिए होता है कि आपको नहीं पता कि कहाँ से मार्केट ने रिवर्स लेना है, नीचे जाई जा रही है लेकिन आपको नहीं पता कहाँ से रिवर्स लेना है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उसको बहुत सस्ते रेट के अंदर खरीद लें। ठीक है, कि मार्केट जब नीचे जाकर दोबारा से वापस आना शुरू हो ना तो वहां पर हमारी खरीदारी हो जाए। तो ये उस चीज के लिए यूज होता है। अब जाहिर बात है आप सोए हुए हैं रात को, लेकिन मार्केट ने एक डंप लगाया है और मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई है, तो अगर आप इस चीज को यूज करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि रात को अगर मार्केट नीचे आई है और उसने वापस जाना शुरू किया है तो मार्केट के साथ साथ आपका वो ऑर्डर भी नीचे को आता जाएगा। ट्रेलिंग होता है कि वो पीछे पीछे आएगा आपके ऑर्डर के अंदर, लेकिन वो ऑर्डर एक जगह पे नहीं लगेगा। हमने जो पहले ऑर्डर लगाए हैं ओसीओ लिमिट्स वो एक लेवल पर लगते हैं। ये वाला जो ऑर्डर होता है ये प्राइस के साथ साथ मूव होता है जितनी परसेंटेज हमने डिसाइड की होती है। अब जैसे हमने ट्रेलिंग प्राइस ये वाली लगा दी, 5% का डिफरेंस है, और अभी मार्केट जो वो इस जगह पे थी, करंट प्राइस है ये, मार्केट की प्राइस ये है, ट्रेलिंग स्टॉप प्राइस ये चल रही है। ठीक है, अब मार्केट नीचे आई है, 5% नीचे आई है तो ट्रेलिंग डेल्टा भी 5% नीचे आया है।
मार्केट ने 2 से 3% अगर ऊपर की तरफ टर्न लिया है तो डेल्टा स्टक है उधर ही, वो मूव नहीं किया, आपका ऑर्डर वहीं पे है, क्योंकि इसकी कंडीशन है कि इसने सिर्फ प्राइस के साथ नीचे जाना है, प्राइस ऊपर जाएगी तो इसने ऊपर नहीं आना, वहां पे कांस्टेंट रहना है। 2 से 3% पुल बैक लेने के बाद मार्केट दोबारा से नीचे गिर जाती है, तो ट्रेलिंग डेल्टा भी जो है उसके साथ साथ नीचे गिर जाता है। फिर सबसे ज्यादा जो उसका लोएस्ट पॉइंट होता है, प्राइस वहां पे गिरने के बाद जब 5% का पुल बैक लेगी, मार्केट ने यहाँ पर 5% का पुल बैक लिया है, तो जहां पर वो 5% की प्राइस बन रही होगी वहां पर वो आपकी प्राइस लेवल, प्राइस जो है वो एक्टिव हो जाएगी, आपका ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आपकी जो बाइंग हो जाएगी। अब यहाँ पर जो ये 8900 लिखा हुआ है, ये एक लिमिट प्राइस होती है, लेकिन आपकी बाइंग जो होगी वो इस पॉइंट पर हो जाएगी, तकरीबन ये $8400 बनता है, ठीक है। आपकी प्राइस जो है वो, बाइंग जो है वो इस प्राइस पर हो जाएगी। अब मैं इसको वहां पर समझाता हूँ दोबारा से, आप लोगों को फिर समझ आएगी वैल्यूज पुट करने के बाद। अब हम यहाँ पर जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप ऐड करना चाहते हैं, 5% का हमने डिफरेंस लगा दिया। अब हमने एक लिमिट बतानी होती है, ठीक है। अब मैं लिमिट लगा देता हूँ यहाँ पर 1500 की लगा देते हैं लिमिट, अमाउंट लिख देते हैं इतनी कोई हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक एक्टिवेशन प्राइस का भी है। एक्टिवेशन प्राइस वो है कि ये वाली कंडीशन एक्टिव कब हो, यानी कि ये वाली लिमिट जो है अपने स्लीपिंग, इसको आप यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ बाय एथेरियम। अब यहाँ पर वो बता रहा है, इस कंडीशन को आपने पढ़ लेना है, द ऑर्डर विल बी एक्टिवेटेड विद लास्ट प्राइस इमीडिएटली इफ द प्राइस इंक्रीजेस बाय 5% फ्रॉम द लोएस्ट प्राइस। लोएस्ट प्राइस से जब मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ 5% आना शुरू होगी, अ लिमिट ऑर्डर ऑफ बाइंग, जो आपकी अमाउंट है उसका, विल बी सबमिटेड टू द ऑर्डर बुक एंड द एग्जीक्यूटेड प्राइस में नॉट बी इक्वल टू $1500। हमने क्योंकि वहां पर लिमिट लगाई है 1500 की, लेकिन वो एक ऑर्डर बुक में जाएगा आपका ऑर्डर, जो ट्रेडिंग की ऑर्डर बुक होती है ना, जहां पर सारे ऑर्डर्स नजर आ रहे होते हैं, ये आपको जो साइड पर ये नजर आ रही है, ये ऑर्डर बुक होती है, ठीक है। इसके अंदर आपका ऑर्डर तो जाएगा 1500 का, कि इसने 1500 की लिमिट लगाई है, लेकिन क्योंकि आपकी वो कहीं पर भी बाइंग हो सकती है, वो 1400, 1300, 1200, 1100 भी हो सकती है, तो वो खरीदारी आपकी 1100, 1200 पे होगी, लेकिन ऑर्डर बुक में वो आपका ऑर्डर 1500 की लिमिट के साथ जाएगा। अब इसको कर देते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पर देखिए मेरा वो ट्रेलिंग स्टॉप जो है ना चल रहा है, लेकिन एक्टिव भी हो चुका है। जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगी, 5% का पुल बैक आने के बाद जो है वो कर दिया है, अभी ये एक्टिव हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, अभी अगर 1881 चल रहा है इस वक्त रेट, तो आप इसका 5% इसमें ऐड कर लो, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1881 का 5% कितना होता है, ठीक है। 94 होते हैं, इसको फिर 1975 पे आएगी, मेरी वो बाइंग हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाना शुरू हो जाती है 1700, 1600, 1500, 1400, 1300, तो फिर उस प्राइस के अकॉर्डिंग 5% जब नीचे से ऊपर को आएगा तो मेरी बाइंग होगी। जैसे मार्केट नीचे जाती जाती है और 1200 तक चली जाती है, ठीक है, 12, ठीक है, यानी कि 1260 पे वो आ जाता है, तो मेरी जो बाइंग होगी फिर 1260 पे हो जाएगी, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट जो है वो फिर लगा था 1200 का। समय लगी है इसकी। इसका 100% जो उलट होगा वो हमारा सेल साइड पे ट्रेडिंग डेल्टा होगा। अगर हम 5% यहाँ पे लगा देते हैं और लिमिट लगा देते हैं कि इतने जो है वो हमारे होने चाहिए, कि लगा देंगे 2500, नहीं हो एक्टिवेशन प्राइस आप लगाना चाहें तो ठीक है, वरना ना लगाएं तो भी ठीक है। अब क्या होगा कि मार्केट जब अपना खुद ब खुद सेलिंग हो जाएगी, यानी कि हम मैक्सिमम जो बुल रन होता है उसको कैश आउट कर सकते हैं, कि जो बुलिश ट्रेंड होता है ऊपर को जा रही होती है मार्केट, उसमें हम इसको कैश आउट कर सकते हैं। समय लग गई है सभी को जी। तो इसमें रेट जब ऊपर जाएगा तब हमारी बाइंग कैसी होगी, मतलब हम तो महंगा फिर खरीद लेंगे। इसमें सेलिंग होगी, जो ये वाला हमने पढ़ा है। सर फर्स्ट पॉइंट में जब आपने बताया कि हम बाइंग ऊपर के ऑर्डर पे भी लगा सकते हैं, इससे पहले जो हमने ओसीओ पढ़ा है, इसी में ही सर अभी आपने बताया बाई ऑर्डर में बाय साइड में वही बता रहा हूँ कि वो नीचे जाता जाएगा ना। अब मार्केट इस वक्त 1800 है, नीचे जाएगा 1500 तक हमारी बाइंग हो जाएगी, लेकिन 1500 से जब 5% दोबारा से पुल बैक लेगा, ठीक है तब आपकी बाइंग होगी। ठीक है। फिर आपने एक और बताया कि हम अगर 5% ऊपर कर देंगे, मतलब 1881 है, तो 1975 पे जाएगा तब हमारी बाइंग हो हाँ जाएगी। जी, तो वो उसकी कर दिया है ना मैंने। एक्टिवेशन प्राइस नीचे की डिसाइड नहीं की, वो करंट मार्केट के हिसाब से देखेगा। करंट मार्केट के हिसाब से तो लो पॉइंट यही है जहां से हमने स्टार्ट किया, ठीक है उसका लो पॉइंट है, सही। ठीक है ना। मार्केट अगर नीचे नहीं जाती, यहाँ से सीधा ऊपर ही जाना शुरू हो जाती है, तो वो यहीं से काउंट करेगा कि 5% कहाँ पे है। ठीक मैंने यहाँ पिक्चर में भी आपको दिखाया। अब हमने अगर एक्टिव किया यहाँ पे, मार्केट यहीं से ऊपर जाना शुरू हो जाती है, तो हमारी बाइंग यहाँ पे हो जाएगी।
तो अगर उसी पोजीशन से सर ऊपर जब जाएगी तो 5% हुई है, उसके बाद फिर दोबारा अगर 2% ऊपर गई है तो डेल्टा क्या फिर कम हो जाएगा वहां पर, तो फिर उसी डेल्टा नीचे तक नहीं जाएगा या फिर दोबारा ठीक है, उसने प्राइस के साथ नीचे जाना होता है, प्राइस के साथ ऊपर नहीं जाना होता, ऐसे ही है? ठीक है ना। अब प्राइस वापस 3% आई है लेकिन पूरा 5% नहीं आई जो कि हमने डिसाइड किया था, सही। तो डेल्टा वहां पर बिल्कुल कांस्टेंट है। फिर सही। हमारे मजीद मार्केट 3% आने के बाद 8% नीचे गई है, तो डेल्टा फिर से उसके साथ साथ 5% के डिफरेंस से नीचे जाएगा। मतलब उसके बाद 2% से नीचे नहीं जाएगा फिर वो। नहीं नहीं, फिर नहीं जाएगा, वो खुद नहीं होगा, वो प्राइस मूव करेगी तो उसको एक्टिवेट करेगी। जी, और किसके क्वेश्चन? सर मेरा एक और क्वेश्चन था, BABT क्या चीज़ है? BABT बैब टोकन, बाइनांस का ये जो है ना अपना एक टोकन होता है, वो समझ लें कि आपने बाइनांस के ऊपर अकाउंट बनाया है, तो उस के बिहाफ पे वो एक टोकन देते हैं आपको, उसकी कोई इतनी वैल्यू तो अभी तक नहीं है, वो सिर्फ समझ लें कि आपको एक अप्रिसिएशन के तौर पर जो है ना वो एक देते हैं, वो एक ही टोकन मिलता है एक बंदे को जिसने आप बाइनांस के ऊपर अकाउंट बनाया हो। अच्छा सर, जो हम इसमें डेल्टा यूज़ कर रहे हैं, आप क्या हाईली इसको रिकमेंड करते हैं? कितने परसेंटेज हम मिनिमम होनी चाहिए इसकी? मतलब 5% आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम क्या इससे ज़्यादा कर सकते हैं? मिनिमम क्या होगी और मैक्सिमम क्या हो सकती है? मिनिमम जो है वो 1% हो सकती है, मैक्सिमम आपकी अपनी चॉइस होगी, आपके एनालिसिस के ऊपर आपको पता चलेगा कि आप कितना इसको यूज़ करना चाहते हैं। उम्मीद तौर पर इसको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं कि जो उन्होंने 2-3 महीने तक देखना ही नहीं होता मार्केट को, या जो बहुत मसरूफ़ हैं जिन्होंने जॉब वगैरह करनी होती है वो नहीं देख सकते इसको। उम्मीद तौर पर लिमिट और स्टॉप लिमिट ही यूज़ हो रहा होता है, इसके अलावा दूसरा OCO और ये कम ही इस्तेमाल होते हैं। तो सर एक वीडियो में जैसे आपने बताया था कि अगर जो मार्केट है करंट प्राइस उसकी फर्ज कर लेंगे 10 है अभी, तो हमने जो है वो ऑर्डर लगाया बाय का कि हम जो है ना वो 15 पे आएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और जो है वो 20 पे जाएगा तो वो क्या है कि बुक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो 15 पे एक्टिवेट करके फिर नीचे वो आ जाए 10 की तरफ, तो इसके हालत में हम अपना जो है लॉस कैसे जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं? लॉस को कंट्रोल करने के लिए आप फिर स्टॉप लॉस लगाएंगे सेल साइड पे जाके। आपकी अगर बाइंग हो चुकी है 15 पे, तो आप देखो अगर बाइंग होगी है तो भाई उसको कंट्रोल करना है लॉस, तो आप यहाँ के स्टॉप लॉस लगा दो, जिसको हम सेल साइड में स्टॉप लिमिट कहते हैं। सही है। तो इसमें डायरेक्ट जो डॉलर्स होते हैं, जैसे फॉरेक्स में तो पिप्स होते हैं ना, पिप्स में हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं लॉस को, और इसमें जो डायरेक्ट है हम जो है डॉलर्स को ही हाँ जी, करेंगे। इसमें डायरेक्ट डॉलर्स ही कैलकुलेट मतलब होते हैं, जितने हमारे जो है परसेंटेज वाइज। जितने हमारे वॉलेट में है वो ही हमें उधर भी शो होंगे, तो वो मतलब सेट हो जाएगा उसमें। हाँ जी, यहाँ पे परसेंटेज वाइज प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा होता है, यहाँ पर डॉलर के बिहाफ पे नहीं होता, ना ही किसी और के, परसेंटेज वाइज होता है कैलकुलेट। ठीक। जी सर, P2P में मेथड तो हमने कवर कर लिया वीडियो से, लेकिन अभी भी अगर हम बड़े बड़े यूट्यूबर को देखें तो उसका ज़्यादातर थंबनेल होता है कि P2P पे बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं और उसका अकाउंट भी सप्रेस हो जाता है, जो बैंक अकाउंट होता है। सर इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, P2P आप अगर करना चाहते हैं तो वहाँ पर वेरीफाइड मर्चेंट होते हैं, वेरीफाइड मर्चेंट के साथ वहाँ पर आप देखो कि अगर तो वो आपसे ID कार्ड नहीं ले रहा तो बेहतरीन है, और वहाँ पर भी आप कोशिश करें 50-50 हज़ार की ट्रांजैक्शन करें, इससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन ना करें। अगर आपने 10 लाख के कॉइन खरीदने हैं तो आप 50-50 हज़ार की ट्रांजैक्शन कर लें। सर अगर हम वेरीफाइड के साथ जाए जिसके पास टैग होता है बाइनांस का, तो फिर अगर हम बड़ी ट्रांजैक्शन करें उसके साथ? बड़ी ट्रांजैक्शन करें तो भी ठीक है, लेकिन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। रिकमेंडेड है कि आप 50 हज़ार से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन ना करें, और एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरी ट्रांजैक्शन करें। जैसे मैंने बताया, वेरीफाइड के साथ आपने जाना है, वेरीफाइड के बगैर नहीं जाना किसी के पास। और सर दूसरी बात, हमने पढ़ा था कि इसमें तीसरा बंदा नहीं होता, जितनी भी हम ट्रांजेक्शन करते तो डायरेक्टली होते हैं। सर जो माइनर होता है जिसने सिस्टम लगवाया होता है और जिसके सिस्टम पर बैकएंड पे कोडिंग होती है, तो सर वो थर्ड पार्टी है जो जितने भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं जिसका कमीशन होता है, हम नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, तो कमीशन माइनर के पास जाता है। नहीं, वो नेटवर्क फीस होती है, ट्रांजैक्शन आपने करनी है ना तो उसके लिए गैस फीस रिक्वायर्ड होती है। अब वो गैस फी अगर माइनर नहीं होगा तो आपकी वो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। और माइनर एक नहीं होता, पूरी दुनिया के अंदर बहुत से नेटवर्क लगे हुए हैं, नोड्स चल रहे हैं, उन्होंने अपने नोड्स क्यों लगाए हैं कि जो आपने ट्रांजैक्शन फी पे करनी है वो उनको जाएगी, और आपकी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड एक बंदे के पास नहीं होता, वो सारे कंप्यूटर्स के पास जाता है। अगर 1 लाख लगे हुए हैं आपके नेटवर्क के अंदर तो 1 लाख कंप्यूटर की उसकी एक एक कॉपी चली जाएगी,
उसमें ये होता है कि अगर आपका 100 कंप्यूटर हैक कर लेगा, वो पूरे का पूरा नेटवर्क हैक नहीं कर पाएगा। अगर वो 100 कंप्यूटर हैक करके उसके रिकॉर्ड डिलीट कर भी देगा, तो मेजोरिटी ऑफ द जो कंप्यूटर्स हैं दोबारा से जब वो अपना नोड एक्टिव करेंगे तो सारी कॉपी उसके पास दोबारा से आ जाएगी। और सर जिस तरह आपने बताया था कि बड़े जो जितने भी बड़े कॉइन्स है, जिसको आपने एक नाम भी दिया था ब्लू शिप कॉइन क्रिप्टो करेंसी, सर अगर हम उन कॉइन का भी फंडामेंटल एनालिसिस करें तो उसमें ज्यादातर कॉइन के होल्डर हाइड है, और अगर किसी दूसरे कॉइन का होल्डर देखे तो उसमें मतलब 70 to 80% होल्डर जो है वो बड़े बड़े होल्डर है सर। वो मतलब 70% उसके पास होता है, सिर्फ 30% मार्केट में होता है उसका सब। नहीं, वो होल्डर के पास में होता है, वो उन्होंने कुछ सप्लाई अपनी लॉक की होती है, लॉक की होती है, और वो क्वार्टरली या ईयरली अनलॉक हो रही होती है, एक लिमिटेड सप्लाई। ठीक है ना, वो लॉक वॉलेट के अंदर पड़े होते हैं जिसमें कंडीशन लगाई जाती है कि वो हर क्वार्टर इतनी सप्लाई अनलॉक होगी। वो जब एक बार लॉक लग जाता है ना, तो दोबारा से उसको चेंज नहीं किया जाता। ब्लॉकचेन के अंदर ये भी कंडीशंस होती हैं कि नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। सिर्फ रीड और राइट के ऑप्शन होते हैं कि आप लिख सकते हो और पढ़ सकते हो, एडिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंजेस नहीं बाद में कर सकते। तो कुछ ऐसे भी होते हैं फिर उसकी ऑनरशिप जो होती है ना वो रिनाउंस कर देते हैं, यानी कि कोई भी उसका ऑनर नहीं रहता। फिर जब कोई ऑनर ही नहीं होता तो फिर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाता बाद में। वो फिर ऑटोमेटिक जो उन्होंने एक बार फैसला कर दिया होता है, जैसे बिटकॉइन के अंदर सारी सेटिंग हो चुकी है और उसका ऑनर कोई नहीं है इस वक्त वे में चल रहा है, उसको कोई भी अपनी मर्जी से चला नहीं सकता, पब्लिक ही चलाएगी उसको। अभी एक क्वेश्चन जो है वो ऑनलाइन बच्चों में से ले लेते हैं। चौधरी फैसल का क्वेश्चन है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फैसल, आपका रोल नंबर क्या है? मेरा है सर 2019, शायद 2063 है, इस तरह है सर। चलें, आप अपना मैं रोल सर नंबर लिख के आए, फिर आपका क्वेश्चन लेता हूँ मैं, तब तक हसीब का क्वेश्चन ले लूँ। बात है, मैं पहले भी अनाउंस कर चुका हूँ। ये शाओमी मोबाइल से मेरे ख्याल से कोई आया हुआ है, इसने भी अपना नाम भी रोल नंबर नहीं लिखा, इसको मैं रिमूव नहीं, कर रहा ये हूँ। सर मैं बता रहा हूँ आपको, रोल नंबर स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़ा आप हुआ है। अपना रोल नंबर लिख के आ जाए, मैं फिर आपका क्वेश्चन लेता हूँ। जी हसीब। अस्सलाम वालेकुम। मेरी भी आवाज़ आ रही वालेकुम है? सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपकी था आवाज़ कट रही है। ब्लू चिप्स के बारे में क्वेश्चन था मेरा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा बोलिएगा। आ रही आवाज़? जी आ रही है। अच्छा, आदमी भाई, मेरा ब्लू चिप्स के बारे में क्वेश्चन ये था कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी कि वो उसकी वॉलेटिलिटी लो होनी चाहिए और लिक्विडेशन हाई होनी चाहिए, और दूसरी होनी कंडीशन चाहिए ये नहीं थी। है, होती है। होती, ठीक हो गया। और उसके थी उसकी जो इनिशियल प्राइस वैल्यू से ऊपर होनी चाहिए उसकी प्राइस। नहीं नहीं, ये तो नहीं हमने कंडीशन बताई। अगर कोई कौन मतलब टॉप 10 से नीचे जा रहा है और उसके बाद उसके में पंप आता है, वो टॉप 10 में आ जाता है, तो वो कंसीडर होगा ब्लू चिप में या नहीं होगा? हमने उसकी एक जो है ना वो लार्ज मार्केट कैप को कंसिडर किया है कि वो $2 बिलियन का होना चाहिए। ठीक हो गया। वो कोई भी कौन हो सकता है जिसकी वैल्यू $2 बिलियन हो जाएगी, वो ब्लू चिप में कंसीडर हो जाएगा। कंसिडर होगा, क्योंकि उसमें अभी तक की जो हमारी इंस्पेक्शन है ना उसके मुताबिक वो लो वॉलेटिलिटी में चला जाता है, क्योंकि उसमें मूवमेंट कम हो जाती है 24 घंटों के अंदर। ठीक होगा, शुक्रिया। इसमें मतलब वैल्यू का उसका कोई नहीं है, प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, इनिशियल कम हो ज्यादा, इसका कोई इसमें नहीं है, बस उसमें नहीं, इन्वेस्टमेंट 2 बिलियन होनी चाहिए। जी जी, इन्वेस्टमेंट उसमें कितनी है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया, शुक्रिया। चलिए ठीक। जी फैसल। जी सर। जी जी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह आप डेल्टा का बता रहे थे, तो सर फॉर एग्जांपल के मार्केट 4 लो लगाने के बाद 4% ऊपर जाती है, ठीक है, जी इंक्रीज जी। हो जाती है, उसके बाद 2% फिर डाउन हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मतलब जो 2% डाउन हो गई, उसके बाद 5% अगर हो गई, तो फिर वो हमारी कंडीशन एक्टिव होगी, या 4% के बाद 1% ऊपर जाएगी तो फिर वो एक्टिव हो जाएगी? 4% के बाद 1% मजीद जाएगी तो एक्टिव हो जाएगी। 4% के बाद मार्केट 2% गिर गई ना, टू ठीक है। परसेंट गिर गई तो वो 3% हो ठीक, गया। हाँ जी, 3% हो गया वो, ठीक है। तो उसके बाद फिर 2% ऊपर जाएगी तो फिर एक्टिव होगी वो? नहीं, 3% जाएगी तो ऊपर होगी, पूरा 5% होना चाहिए लोएस्ट पॉइंट से। ठीक है, लोएस्ट जो सर उससे पहले लगाएगी, ठीक है सर, ठीक है, क्लियर है सर। ओके।
चलें ठीक है, अब फिजिकल मैसेजिंग का क्वेश्चन है। अच्छा सर, हम जो है ना अगर जो P2P है उसमें वर्क कर रहे हैं कि जैसे कर लें कि हम 10,000 रुपये में अब डॉलर खरीद रहे हैं किसी से, तो इसमें हमें पहले मतलब पेमेंट उसको करनी है या वो हमें डॉलर देगा? जब हम खरीद रहे होते हैं तो तब हम खुद देते हैं, जब हम बेच रहे होते हैं तो तब उसकी तरफ से आते हैं। जी। तो अगर हम मतलब जब हम देंगे उसको पैसे देंगे, तो क्या वो मतलब कैसे पता चलेगा ये स्कैमर है या ये जो है वो हमें सेंड कर देगा पैसे? तो इसमें थोड़ा। आपने कल वाली वीडियो देखी है? जी। उसके अंदर सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, मेरे ख्याल से आपने सही से नहीं देखी वो वीडियो। उसके अंदर मैंने तकरीबन स्कैम कैसे कैसे हो सकते हैं थोड़े बहुत ये भी बताए हैं। वो एक तो होते हैं ना वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं, तो वो तो मैंने शायद 2 बार देखी है वो वीडियो, तो मुझे मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है, तो मैंने इसलिए पूछा कि थोड़ा क्वेश्चन था मेरे माइंड में। कन्फ्यूजन तो सिंपल सी बात है कि जब आपने खरीदने हैं तो फिर आपने देने हैं पहले, ये तो जी। फर्स्ट स्टेप है। जी। जब आपने लेने हैं तो आपने पहले उसको PKR देने हैं। जब जी। वो आपके पास अब डॉलर है, आपने प्रॉफिट बना लिया, आपके पास कहते हो मैंने PKR दोबारा चाहिए, तो फिर वो आपको पहले भेजेगा। यानी मेरा मतलब है कि हम मैंने जब फर्स्ट वाले मैंने आपको अब मतलब दे दिए हैं, ठीक है। अब हम जो है आमने सामने फेस टू फेस बैठे हैं, हम एक हाथ लेंगे और एक हाथ दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर देखें ना, अब इंटरनेट पे सोशल मीडिया अब हम जो मतलब ये प्लेटफॉर्म जो है यूज कर रहे हैं, तो इसमें मैंने पैसे दिए हैं अब, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या शॉर्टी है कि वो मुझे मतलब वापस जो डॉलर्स आएंगे उसमें जो मैंने बाय किए हैं। वेरीफाइड मर्चेंट्स का ये फायदा होता है कि अगर आपने उसको पेमेंट कर दी हुई है खरीदने के लिए, जी, पेमेंट वो मैंने कर रिलीज दी है। नहीं कर रहा, आपको नहीं दे रहा, जी। तो बाइनांस ने उनकी एज अ सिक्योरिटी $10,000 to $20,000 अपने पास रखे होते हैं, फिर उनको वेरीफाइड किया होता है। सही। और उनकी KYC भी काफी स्ट्रांग होती है, तो वो उनके घर उनकी के तरफ से एड्रेस आ गया। वगैरह, हाँ वो फिर बाइनांस आपको हैंडल करेगा। यही था मुझे वहाँ थोड़ा सा। अपील का ऑप्शन होता है, आप अपील करके जो है वो बाइनांस फिर इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें, फिर वो देखेगा कि कौन हक पे है, किसका मसला चल रहा है, फिर उसकी तरफ से वो जी मसले ठीक है, ठीक ये होगा। मुझे थोड़ा सा हम्म। डाउट। जी दे, पीछे भी अब जाएंगे, बस बारी बारी सभी के क्वेश्चन हो जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। वालेकुम जी। सर ये जो टाइम का आपने बताया था कि एक्सचेंज का टाइम चल रहा होता है कि इस दौरान हमने ट्रांजैक्शन नहीं करनी जिसमें वो फीस काटते हैं, नहीं, फंडिंग फीस, ट्रांजैक्शन नहीं होती, वो ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग होती है जो, वो कौन कौन सा टाइम है? पाकिस्तान के मुताबिक दोपहर 1 बजे, रात को 9 बजे, सुबह 5 बजे। रात सुबह 5 बजे, दोपहर 1 बजे और रात 9 बजे। 9 बजे ये फंडिंग फी चार्ज होती है सिर्फ फ्यूचर्स के अंदर। फ्यूचर्स के अंदर ही? फ्यूचर्स के अंदर, हाँ। अभी किसी भी यहाँ जो भी हमारे कोर्स कर रहे हैं किसी को भी ट्रेडिंग करने की इजाज़त नहीं है, इवन दो डेमो के ऊपर भी इजाज़त नहीं है। जो भी ट्रेडिंग कर रहा है वो अपने बिहाफ पे कर रहा है, अपना नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। इवन दो कि आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना लेते हैं तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होगा, आपका माइंड यहाँ से सीखने की तरफ से डाइवर्ट हो जाएगा। आपको कोर्स के दौरान महसूस होगा कि आप बहुत कुछ सीख चुके हैं और अब आप कमा सकते हैं, लेकिन वो इनफ नहीं होगा, इसलिए किसी ने भी ट्रेडिंग तब तक नहीं शुरू करनी जब तक हम इजाज़त नहीं देते। ठीक है, जब आप कंप्लीट सीख लें हम आपको इजाज़त देंगे, फिर आपने शुरू करना है। 3 महीने छोड़ दें सारा कुछ, सिर्फ सीखें। ठीक है, पीछे ले जाएं वो माइक पीछे, क्वेश्चन। दोपहर 1 बजे पाकिस्तानी टाइम, 1 PM, 9 PM और 5 AM। अच्छा सर, मैं पूछना चाहता हूँ स्पॉट पे सर हमें नुकसान कैसे होता है, लॉस कैसे होता है? स्पॉट में जैसे, स्पॉट एक आसान अल्फाज में, जैसे आप सोना खरीदते हो ना, आज उसका 2 लाख रेट था, आप उन्हें खरीद के अपने पास रख लिया, अब कल को वो 1,90,000 उसका रेट हो जाता है, तो डेफिनेटली वो अगर आप उसको बेच दोगे तो वो आपका 10,000 का घाटा होगा। तो सर अगर नहीं बेचेंगे, उसे होल्ड करते हैं हम? होल्ड करके रखो, अगर तो प्राइस कभी ना कभी ऊपर चली जाती है तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, लेकिन अगर आप होल्ड करके रखते हो, उसके साथ रिश्तेदारी कर लेते हो और वो नीचे आ जाता है तो डेफिनेटली आप नुकसान में जाओगे और हो सकता है कि जीरो पे भी चला जाएगा। सही हो गया। अच्छा सर, दूसरे नंबर पे एक आपने बताया था लॉन्च पैड, सर उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये कितनी देर में या कितने टाइम के बाद न्यू टोकन या न्यू कॉइन जो है वो लॉन्च होता है, और ये हमें कितनी देर तक या कितनी देर पहले हमें परचेज करना पड़ता है उसको? जो लॉन्च पैड होता है ना, वो बाइनांस अपने एक्सचेंज के ऊपर नए प्रोजेक्ट को लिस्ट करने के लिए करता है, कि वो अपने एक्सचेंज के थ्रू उसको लॉन्च करता है। उसमें एक्सचेंज की अपनी टीम भी उसके ऊपर रिसर्च करती है कि आया कि ये पोटेंशियल वाला है कि नहीं है।
उसके लिए वो कुछ ऑफर करते हैं अपने यूजर को। क्या हमारे जो यूजर्स हैं जिन्होंने हमारे अकाउंट बनाए हुए हैं बाइनांस के ऊपर, तो उनके पास अगर उनके नेटिव टोकन है जैसे बीएनबी कॉइन है, तो वो बीएनबी कॉइन उनके पास पड़े हुए हैं, तो वो वहां पर उसको स्टेक करें। ठीक है, स्टेक करने के बाद उसको कुछ अरसे बाद जो है ना वो एज पर उसकी अमाउंट जितनी ज्यादा बीएनबी होंगे उतनी ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से उसको लॉन्च पैड के अंदर वो उस टोकन, वो वाले टोकन मिल जाएंगे जो लॉन्च होने वाला है। मतलब सर हमारे पास लॉन्च से पहले वो टोकन आ जाएगा? लॉन्च से कुछ घंटे पहले आते हैं, 1 या 2 घंटे पहले पहले। सर उसमें भी लॉस के कुछ चांसेस होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। उसमें दो सिनेरियो बन सकते हैं, क्योंकि जब ये लॉन्च पैड आता है तो डेफिनेटली उन्होंने बोला होता है कि जो बीएनबी को होल्ड करेगा उसको ये टोकन मिलेंगे। तो अब जितने भी यूजर हैं उनकी कोशिश होती है कि हम बीएनबी खरीद कर उसको होल्ड कर लें। अब एकदम से जब खरीदारी होती है, बीएनबी खरीदा जाता है, तो डेफिनेटली उसकी डिमांड बढ़ जाती है। एकदम से अब 10 लोग हैं, वो पहले एक बिटकॉइन एक बंदे ने खरीदा हुआ था, लेकिन जैसे उसको न्यूज मिली कि लॉन्च पैड आने वाला है, तो बाकी के 10 लोगों ने भी 10-10 बीएनबी खरीद लिए। तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई उसकी। तो उसमें क्या होता है कि प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं बीएनबी की। पीएनबी की ठीक सर, है, लेकिन हमने परचेजिंग तो यूएसडीटी में की है ना? नहीं, परचेजिंग नहीं यूएसडीटी में होती। यूएसडीटी आपने बेच दिया होता है और बीएनबी खरीद लिया होता है आपने। ठीक हो। तो बीएनबी को फिर आप जब स्टेक कर देते हैं और फिर जब उसको अनलॉक होता है दोबारा से, वो फिर उतने पीरियड के लिए अपने रखना होता है, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन। तो 15 दिन के बाद जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला होता है और आपको टोकन मिल जाते हैं ना, फिर मोस्टली लोग क्या कहते हैं, वापस बीएनबी सेल ऑफ कर देते हैं। सेल ऑफ कर देते हैं मतलब कि मार्केट के अंदर दोबारा से सप्लाई आ जाती है बीएनबी की। तो उसमें ये सिनेरियो बन जाता है कि बीएनबी अगर आप सेल ऑफ हो जाते हैं और आप बाद में सेल करते हो, आपने खरीदा होता है उसको 200 रेट के ऊपर, लेकिन आफ्टर अ वीक वो 190 पे आ जाता है, तो डेफिनेटली आपको पर बीएनबी जो 10 का जो है लॉस होगा। और हो सकता है कि जो आपने लॉन्च पैड में जिस टोकन, जो आपको टोकन मिले हैं, वो उतने ज्यादा आपको ना मिले हों, या उतना ज्यादा उसकी रेट ही ना लगे कि जितना आपका नुकसान है उसकी भरपाई ना हो सके। तो वो काम जो है फिर मसला सर बन जाता है। मोस्टली जो न्यू कॉइन या टोकन आता है सर, वो देखा जाता है कि वो पहले दिन में तो बहुत ज्यादा पंप या डंप कर जाता है। तो हम्म। उसमें सर प्रॉफिट के जैसे सर आपने वो समझाया था ट्रेलिंग लॉस स्टॉप, सर वो यूज करके हम प्रॉफिट भी तो कमा ही सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप कैसे आप यूज करेंगे? ट्रेलिंग स्टॉप सर, उसको सेल करने के लिए। 100 तक कर लेंगे आप, सेल करने के लिए इस्तेमाल कर लें। वो एक एक सेकंड के अंदर वो 10-10, 20-20% ऊपर नीचे हो रहा होता है। वो तो आपका ऑर्डर जाते साथ ही हिट हो जाएगा, कैसे लगाएंगे आप उसको? इसलिए अवॉइड किया सर जाता है न्यू इसका कॉइन्स। डाटा नहीं होता पीछे से कि मतलब ये इतने परसेंट तक पंप होगा या नहीं, ये? इतना डाटा हो तो फिर सभी लोग प्रॉफिट बना रहे हो, सभी लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर। इतना डाटा नहीं होता इस नई कॉइन के लिए, इसीलिए अवॉइड किया जाता है कि जो नए यूजर्स हैं, नए अभी सीख रहे हैं, कम से कम 1-2 साल पहले अपनी वेल्थ बना लें, पहले कमा लें, फिर इस तरह के एक्सपेरिमेंट में अपना पैसा जाया करें। जी। शुक्रिया। नेक्स्ट। सर स्पॉट ट्रेडिंग में जब ट्रेलिंग स्टॉप हमने सेलिंग में यूज़ की थी, तो उसमें यूट्यूब पे आपने एग्जांपल दी थी कि मार्केट प्राइस $110 थी क्यूएनटी कॉइन की, और हमने लिमिट यूज़ की थी 200, और जो ट्रेडिंग डेल्टा था वो 5% था, और एक्टिवेशन प्राइस 201 थी। तो जब एक्टिवेशन प्राइस 201 को टच करके ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा, तो उस वक्त जब आप क्लोज होगी तो 201 से अगर वापस आ जाए, रिटर्न आ जाए, तो लिमिट प्रिवेल करेगी, या फिर 190 पे क्लोज होगा, या 200 पे क्लोज होगा हमारा? 5% पे क्लोज होगा। उस वक्त लिमिट जो है 200 वो काम नहीं करेगी? नहीं, वो नहीं काम करेगी। वो आपकी 5% काम करेगी जो आपने कंडीशन लगाई हुई है। सर मैनुअली उसे क्लोज कर। मैनुअली कर सकते हैं, उसकी वहां से कैंसिल करके उसको मैनुअली भी आप काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक सवाल है, डेफी वॉलेट कहाँ होता है? मुझे नहीं मिल रहा है उसमें। डी5 वॉलेट? जी जी सर। डी5 वॉलेट नहीं होता, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट कहते हैं उसको। मेटा मास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट, ये लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। जैसा आपने वीडियो में दिखाया है वैसा मिल नहीं रहा। वीडियो में मैंने कैसा दिखाया? मतलब जिस ऑप्शन से दिखाया है ना। आइकॉन पे होता है उसका, वो क्या है? मैं यहाँ से दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
जी। कहाँ से आप कह रहे हैं, नज़र आ रहा है? जी। यहाँ स्पॉट है, कॉपी ट्रेडिंग है, यूएसडीएम फ्यूचर है, फंडिंग है, अर्न है, ऑप्शंस है, ट्रेडिंग बॉट है, थर्ड पार्टी अकाउंट है। सर सर्विसेज ऑडियो में सर आपने DeFi वॉलेट को किया है तो हमें नहीं मिल रहा। उसका इंटरफेस ये वाला है। नहीं, ये वाला नहीं, होम पे मैं आ गया हूँ। ये मोर पे। हाँ, वो डीफाई वॉलेट इनका होगा, लेकिन उन्होंने अब अपना आज ही लॉन्च किया है एक वेब 3 वॉलेट। जिस तरह आप पहले अलग से एक वॉलेट बनाते थे ना, उस तरह से इन्होंने अपना एक वॉलेट नया बना दिया है आज ना, आज ही लॉन्च हुआ है ये वेब 3 वॉलेट इनका ना, कि ठीक। आप इनकी ही इसी ऐप के अंदर जो है अपने फंड को मजीद सिक्योर कर सकते हो अपने वॉलेट के अंदर रख के, ठीक है ना। उसकी सेलिंग परचेजिंग भी यहाँ से आप कर सकते हैं। डीफाई वॉलेट इन्होंने पहले रखा होगा इसका नाम, लेकिन अब इन्होंने वेब 3 वॉलेट रख दिया है इसका नाम। माइट भी पॉसिबल ये हो। जी आगे। सर अगला सवाल ये है कि अगर NIC और नंबर अलग अलग अकाउंट पे हो जाए तो क्या करें, उसका कोई हल है? NSI CNIC अलग अकाउंट से रजिस्टर हो गया और NIC फोन नंबर अलग अकाउंट पे, तो कोई मसला नहीं है। तो एक ही पे लाना है मतलब? तो आप अपना मोबाइल नंबर दूसरे वाले से डिलीट कर दो। अकाउंट डिलीट हो जाएगा वो फिर अकाउंट डिलीट नहीं होगा, आपका नंबर डिलीट होगा। मैं यहाँ नंबर। से बता देता हूँ। जैसे यहाँ जाते हैं तो यहाँ सिक्योरिटी में आप जाएंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन होगा जी ये वाला। यहाँ से आप मैनेज के ऊपर जाकर इसको डिलीट कर दें। ठीक है। डिलीट नहीं होगा, चेंज हो जाएगा किसी और के साथ, कोई और नंबर लगा देंगे हम। जी है किसी और का क्वेश्चन? जी जी चलें ऑनलाइन वालों में प्लीज। से किसी का लेते हैं एक का। देखें, लेटे नहीं, लेटने की कोशिश करेंगे तो टूटेंगे ये। पैसे ले गए। एक्टिव होके सीधी कमर रख के बैठे ना। जी शरोज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी शरोज। अच्छा सर, जो एक्सचेंज है उसका फंडिंग रेट डिडक्ट करने का मकसद क्या है, जबकि वो तो अपने पास तो रखते हैं नहीं, ट्रेडर्स को देते हैं। दोबारा बताइएगा। मैंने कहा एक्सचेंज का ना वो दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा शरोज। जी दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा शरोज, आपकी आवाज़ चली गई थी यहाँ। दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा। सर मैंने कहा था एक्सचेंज ना वो क्या नाम है फंडिंग आप रेट कहें लेकिन थोड़ा ऊंचे बोलें, आपकी आवाज़ बिल्कुल थोड़ी सी आ रही है। मैंने कहा एक्सचेंज फंडिंग रेट क्यों डिडक्ट करती है, जबकि वो एक्सचेंज तो नहीं अपनी कर पोजीशन डिटेक्ट करती। जब आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा शॉर्ट की पोजीशन ओपन हो जाती है ना, जी तो स्पॉट मार्केट में से रेट डिफरेंस आ जाता है फ्यूचर का। अगर 30,000 बिटकॉइन की प्राइस चल रही है स्पॉट के अंदर, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ओपन होने की वजह से वो 29,500 पे चला जाएगा, यानी कि उसका जी फ्यूचर में रेट कम हो जाएगा। उसको जी मेंटेन ठीक करने के लिए वो फंडिंग फी चार्ज की जाती है, जिससे फिर दोबारा प्राइस लेवल पे हो जाती है। जी ठीक, थैंक यू। वो ट्रेडर्स को दी जाती है, एक ट्रेडर से दूसरे ट्रेडर्स को। जी ठीक हो। निसार अहमद। अस्सलाम निसार। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर किसी भी एक्सचेंज से या बाइनेंस पर यूएसडीटी या कोई और भी कॉइन्स डिपॉजिट करने के लिए जो नेटवर्क एड्रेस है, तो सबके डिफर होते हैं एक्सचेंजेस वाइज या सबके सेम है? आपका जो एड्रेस होगा, डिपॉजिट एड्रेस, वो डिफरेंट होगा, मेरा डिफरेंट होगा, हर एक का डिफरेंट होगा। नहीं, कॉइन का जैसे CR20 कहीं लिखा हुआ है तो ये यूएसडीटी का कोड है? नहीं नहीं, ये उस ब्लॉकचेन का कोड है। ERC20 जो है वो इथीरियम का है, TRC20 जो है वो ट्रॉन का है। जैसे वो कहते हैं ना कि डिपॉजिट करते हुए हमें इस चीज का ख्याल करना होता है, वरना पैसे आपके मतलब वो पे जाया हो जाते हैं ना, अगर बिल्कुल, आप अगर आप कोई भी। इथीरियम वाली एक्सचेंज का आपने एड्रेस लिया है और आप जो है वो ट्रॉन की एक्सचेंज पर भेज देते हैं, तो वो आपके फंड्स जो है वो चले जाएंगे, वो वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। हम्म। नूरुल हसन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अब बाइनेंस भी है, अब मार्केट में दूसरी भी ऐप्स आ रही हैं, कोटेक्स हो गया और डिफरेंट तरह की, उनमें स्टॉप लॉस का ये इशू नहीं होता। मतलब स्टॉप लॉस वो नहीं रखने देते, वो ट्रैक बोलते हैं बाय करें सेल करें और कोई प्राइस चेंज नहीं होगी। समझ नहीं आई मुझे। मतलब अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर तो ज्यादा मसला है कि अगर आपको स्टॉप लॉस लगाने की दे ही नहीं रहे जरूर ऑप्शन, तो ये ज्यादा नुकसान है ना आपका, वो तो अकाउंट जीरो हो जाएगा आपका ऐसे। सही हो गया। और दूसरा जो आपकी वीडियो में शुरू में कुछ चीज़ें बताई थी, टास्क सेंटर और वो फुटबॉल वाला कोई एक गेम थी वो जिसमें जरूरी आप, नहीं है चीजें, वो ऑप्शनल है। ठीक हो गया। बस ये पता करना था। चले, बहुत शुक्रिया। फिजिकल में से किसी और का कोई क्वेश्चन है? जी उमर फरियाद, क्यूटेक्स पे बाइनरी ट्रेड होती है। बाइनरी ट्रेड जो है वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें आप को नहीं पता होता कहाँ जाना है मार्केट, और फिक्स होता है हर कुछ, गैम्बलिंग लाइक अ गैम्बलिंग जुआ की तरह होता है वो। किसी और का कोई क्वेश्चन है फिजिकल में से? जी जी सर। जी माइक देना उनको, सर ये तो पूछे ना फिर। अच्छा सर, ये बीटीसी ग्रिड में जो मैनुअल हमने ग्रिड लगाया सर, जी जी सर फर्ज करें उसमें $100 का हमने बीटीसी पे लगा दिया है, 34,000 और 36,000 उसकी रेंज रखी है सर। तो सर उसकी मतलब जितने मर्जी, बेशक हम $500 का भी लगा दें सर, लिक्विडिटी सेम रहती है सर, इसकी क्या रीजन है? लिक्विडिटी सेम रहती है मतलब? हाँ जी, मतलब अगर $50 का लगाया या 100 का या 300 का लगाया, सर लिक्विडिटी सेम रहती है। ये देखिए, मैंने अभी यही खोला हुआ है, प्राइस रेंज आप बता रहे हैं, यहाँ पे हम क्या सेट करें? सर कोई कर लें, दो 36,000 से 34,000 की कर लेते हैं। हाँ जी ये कर लें सर। सर लेवरेज ऊपर नीचे करने से लिक्विडिटी में फर्क पड़ता है, अदरवाइज कुछ डिफरेंस नहीं आता। लिक्विडिटी आपको कहीं लिखा हुआ नजर ही नहीं आएगा, कहाँ पे लिखा हुआ नजर आया आपको? और ग्रिड में तो लिक्विडिटी कहीं भी नहीं नजर आ रहा, जहाँ कहाँ आ रहा है लिक्विडिटी? ये सर ये एस्टिमेटेड LIQ जो लिखा हुआ है, लिक्विडेशन प्राइस है। लिक्विडेशन मतलब कि आप यहाँ पर जीरो जीरो हो जाएगा आपका अकाउंट इस लेवल पर जाकर। सर जो हमने ग्रिड पे लगाए हैं या जो वॉलेट में पड़े वो भी? जो आपने यहाँ पर लगाए हैं वो ग्रिड में लगाए हैं सर, ये वॉलेट में से नहीं लेगा जैसे वो क्रॉस में होता है फ्यूचर में सर? नहीं नहीं, वो वहां पर नहीं होगा, यहाँ आपने जितने यूज किए हैं वो, जितने का ग्रिड लगाया जी जी, वो लिक्विडेशन हो जाएगी आपकी। तो सर ये जो लिक्विडेशन प्राइस है सर, इसको कैसे कंट्रोल करें फिर? स्टॉप लॉस लगा के? अपना मार्जिन बढ़ाएं, साथ में अपना लीवरेज कम करें। अपना लीवरेज आप कम करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर रोबोट्स इतने ही काबल होते तो सभी लोग जो इस वक्त प्रॉफिट बना रहे होते और अपना एक एक रोबोट बना के जो है ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते। जी अब सर। यहाँ एक न्यूज आनी है, अब हम तो इंसान हैं, हमें पता है कि अब जंग लग गई है, लेकिन रोबोट के अंदर प्रोग्रामिंग आप कैसे वो डालोगे कि जंग लग गई है? उसको कैसे पता चलेगा कि जंग लग गई है या सैलाब आ गया है? उसमें तो सिर्फ वो चीज लिख दी है कि यहाँ पे खरीद लो, यहाँ पे बेच दो। अब एकदम से प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है, तो वो तो उस कोडिंग के अकॉर्डिंग बाय करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा या सेल करता जाएगा।
तो वो अचानक से सेंटिमेंट्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, वो ना ही फंडामेंटल्स को जान सकता है। तो रोबोट जो है इसलिए कामयाब नहीं, और ना ही ये इस तरह के जो ग्रिड्स हैं ये भी कामयाब इतने होते हैं। ये सिर्फ तभी कामयाब होते हैं जब मार्केट रेंज कर रही होती है, एक प्राइस लेवल के दरमियान स्टक होती है। राइट हो सर। एक लास्ट पॉइंट है सर, रेंज बाउंड का थोड़ा सा मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें सर, वो मुझे समझ बिल्कुल नहीं आई थी। रेंज बाउंड क्या आप कह रहे हैं? सर यहाँ ये जो जो फीचर है, नहीं नहीं सर, जो होम में है सर, सर एक ऑप्शन थी रेंज बाउंड की। तो वीडियो में मैंने देखा था रेंज बाउंड, लेकिन सर असल में ना अपडेट हर रोज ही आती रहती है इनकी, कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। सर वीडियो में आपने जो है वो समझाया था रेंज बाउंड, लेकिन वो इसमें मिला नहीं सर बाइनांस में। वो फिर इनका अपडेट हो गया हुआ सिस्टम ना, तो वो खत्म हो गया। वो फिर खत्म हो गया होगा। सर जिसमें आपने बताया था कि ये जब साइड वेव चलते हैं कॉइन तो उसमें भी पैसे बनते हैं। जी जी, साइड वे जब चलते हैं तभी ही उसमें रेंज में प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि वो जी फिर जी एक दो प्राइस लेवल के दरमियान स्टक होते हैं। जैसे ये इसका हाई है और ये इसका लो है, जी जी। मार्केट मल्टीपल टाइम ऊपर नीचे हुई है, ये दो प्राइस लेवल के दरमियान ही हुई है। फिर वो तीन नीचे आ गई, उसने रेंज नीचे की तरफ एक्सटेंड कर ली थी, फिर अब ऊपर निकल गई है। इसके दरमियान मल्टीपल टाइम मार्केट ऊपर गई है, वहां पे सेल किया, नीचे आई तो बाय किया, फिर ऊपर गई है सेल हुआ है, फिर नीचे आई ये बाय हुआ है। इस तरह मल्टीपल टाइम जो है उसमें बाइंग और सेलिंग हो रही होती है। जी। और सर फार्मिंग का भी थोड़ा सा बता दें, फार्मिंग क्या होती है? फार्मिंग जस्ट लाइक स्टेकिंग आप कह रहे होते हैं, उसमें आपने अपने टोकन जो है वो वहां पर होल्ड करने होते हैं, ठीक है। वहां पर जो है वो आपको परसेंटेज यील्ड मिल रही होती है। कुछ लोग उसको कहते हैं कि वो सूद है, लेकिन समहाउ वो सूद की किसी भी काइंड में नहीं जाती, क्योंकि वो आप ट्रांजैक्शंस जब हो रही होती हैं, कोई खरीदने आता है और बेचने आता है ना, तो उसकी वो आप समझ लें कि वहां पर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं वहां पर उनको। यानी कि आपने दो चीजें हैं आपके पास सोना भी है, आपके पास पीकेआर भी है। अब एक बंदा आता है वो कहता है मैंने सोना खरीदना है, आप उसको सोना दे देते हो। एक बंदा आता है कहता है मैंने सोना बेच के पीकेआर लेनी है, आप उसको पीकेआर दे देते हो। आपके पास वो दोनों चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन आप क्या करते हो, आप देखते हो कि 2 लाख अगर आज का रेट है ना सोने का, तो कोई खरीदने आएगा तो मैं उसको 2,05,000 का दूंगा, जो बेचने आएगा उससे मैं 1,95,000 का खरीदूंगा। ये जो 5,000 का डिफरेंस है ये आपकी फीस होती है, और वो जो फार्मिंग वाले लोग होते हैं वो वही चार्ज करके जो है वो अपना प्रॉफिट बना रहे होते हैं। ये इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही होता है। प्रॉफिट ही होता है, लेकिन अगर उस सोने की ही रेट गिर के 1.5 लाख पे चला गया, आपने 2 लाख पे खरीद कर उसको फार्मिंग पे लगाया था, लेकिन वो गिर कर 1.5 लाख पे चला गया, तो ओवरऑल फिर आपको लॉस होगा। लेकिन अगर आपने उसको मल्टीपल टाइम बेच ही इतनी बार दिया है कि आपने 50,000 से भी ज्यादा का प्रॉफिट बना लिया, तो फिर आपके लिए प्रॉफिटेबल ही है। उसमें क्वांटिटी आपके कॉइन्स की बढ़ जाएगी, यानी कि जिस तरह गोल्ड की अगर बात करूँ, वो तोलों वजन के अंदर वो बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ जाएगा आपका, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो मार्केट के लिहाज से कंसिडर होगी कि मार्केट में उसकी क्या प्राइस चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर फंडिंग फी से कैसे बचा जा सकता है? जैसे 1 बजे से पहले अपनी ट्रेड क्लोज कर दो, या 1 बजे के बाद ट्रेड लगाओ। सर लॉन्ग टर्म में यूज नहीं कर सकते? लॉन्ग टर्म में लगा आप फ्यूचर में तो आपको लगेगी लगेगी, या स्पॉट में खरीद लो, वरना फॉरेक्स में जाकर आप जब बिटकॉइन के पेयर को या जो भी क्रिप्टो करेंसी के अवेलेबल पेयर है उनमें आप सेल या बाय की पोजीशन ओपन कर लो। ठीक है, थैंक यू। सर ये लेवरेज का और ये जो आइसोलेटेड और क्रॉस है, इसके अंदर ज्यादातर जो देखा गया कि सेफ साइड तो है आइसोलेटेड ही,
लेकिन 90% या 95% ट्रेडर्स जो हैं वो क्रॉस को यूज करते हैं। उससे क्या प्रॉफिट मार्जिन का फर्क पड़ता है। और ये जो लेवरेज का फॉर्मूला, मतलब जितनी हम आपकी भी जैसे अक्सर ट्रेड्स में आपने अपने वीडियोस में ज्यादातर जो है फोकस दिया है कि जी 5% तक लेवरेज रखनी है, 5x 5x तक रखनी है। तो 5x, लेकिन अक्सर हम जब देखते हैं या तो जो एनालिसिस होता है तो उसमें जो है ना लेवरेजेस बहुत ज्यादा लोग लेते हैं। तो उससे क्या मतलब आपको इसमें हमारे लिक्विडिटी के भी इसमें क्या है, उसकी फॉर्मूला क्या है कि लेवरेज जितनी कम होगी उतनी हमारी जो है वो प्रॉफिट मार्जिन का क्या डिफरेंस आएगा उसमें। मैं आपको समझाता हूँ। जो लेवरेज होता है ना वो 1 रेशो के हिसाब से होता है। अगर 5 कर रहे हो ना 5x, तो इसका मतलब है कि 1:5 कर रहे हो। अगर आपने 5x का लीवरेज लेना है तो आपके पास उसका 1 होना चाहिए, एक हिस्सा उसका होना चाहिए। ठीक है ना। एक सादा सी मिसाल देता हूँ कि अगर आप 100x का लीवरेज ले रहे हैं, 1:100, तो आपने 100 बोरो करने के लिए 1 रुपया होना चाहिए आपके पास। 100x का लीवरेज लेने के लिए 1 रुपया होना चाहिए आपके मार्जिन, जिसको हम कहते हैं मार्जिन। अगर 1 रुपया है आपके पास तो आप 100 रुपीज ले सकते हैं। वो बात बात सुनिए इनकी, बाहर वो आए हैं। अब आपके पास फंड्स हैं 1000, आप लीवरेज ले लेते हो 100x का, कितने बन गए इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने। 10,000 हो गए, 1 लाख कैसे हो गए? 1 लाख हो गया। अब आप 1 लाख से ट्रेड कर सकते हो। अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो 1 लाख बैलेंस के अकॉर्डिंग होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो 1 लाख के हिसाब से होगा, लॉस होगा तो भी 1 लाख से हिसाब से होगा। अगर आप कहते हो कि मैंने लिवरेज लेना है 200 का, तो आपके पास फिर आप चाहते हो कि 1 लाख की ही पावर रहे, लेकिन मैंने लिवरेज बढ़ाना है, अमाउंट कम है मेरे पास लेकिन 1 लाख की पावर चाहिए, तो आप लिवरेज 200 कर दोगे, आपके पास कैपिटल 500 होना चाहिए। तो भी आपका वही बन जाएगा 1 लाख। इसमें अब लॉस की शरह भी उतनी ही बन जाती है। जब आप ट्रेड ओपन करेंगे तो 1 लाख के अकॉर्डिंग ओपन हो रही होगी। अब आप कहते हैं कि मैंने 5% की ट्रेड ओपन करनी है, तो वो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 5% जितना बन रहा होगा उस हिसाब से ओपन होगी। अब 1 लाख का 5% 500 बनता है, तो नुकसान की सूरत में आपका वो 500 का 500 चला जाएगा। अब आपने ये वाली कंडीशन अप्लाई की है, 500 आपका कैपिटल है, लेवरेज आपका 200 है। अब जैसे ही आपने ट्रेड ओपन की है, 5% की मूवमेंट पर 5% का लॉस हो जाता है। एक मिसाल है 500 लॉस हो गया तो आपका अकाउंट 0 हो जाएगा। वही अगर 5% की मूव हो जाती है तो आपको 5 के बदले में 500 मिल गया, तो मतलब कि आपने 100% अपना अकाउंट ग्रो कर लिया है। लेकिन वो अकॉर्डिंग टू लीवरेज, क्योंकि आपने 1 लाख लिया था, वो 1 लाख का 5% होगा। लेवरेज जो है वो खतरनाक तब होता है जब आपको रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता होता। आगे जाकर हमने रिस्क मैनेजमेंट पढ़नी है। लिवरेज हमें हेल्प करता है कि हम लिटिल अमाउंट से बहुत बड़ी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। जैसे अभी 500 के लिवरेज के साथ हम 1 लाख तक की ट्रेड कर सकते हैं। अब इसको अगर आप पॉजिटिव में आपको पता है रिस्क मैनेजमेंट क्या है, तो आपके लिए $500 काफी है 1 लाख की ट्रेड करने के लिए। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जी ज्यादा लिवरेज ना लें, नुकसान होगा, आप लोग जो है वो खतरनाक है। ये नहीं, खतरनाक तब है जब आपको पता नहीं है लिवरेज, उसके रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता। लिवरेज एक बहुत बड़ी सहूलत है। 2000 से पहले जो है वो कोई भी इंडिविजुअल जिस तरह हम बैठे हैं ट्रेड नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि तब बहुत पैसा चाहिए होता था ट्रेड करने के लिए, तो सिर्फ ये इंटरबैंक मार्केट में ही ट्रेड चल रही होती थी। अभी भी मार्केट में जो सही ट्रेडिंग होती है वो इंटरबैंक मार्केट के ही मूवमेंट होती है। ये बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनके पास बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर होते हैं, वही मार्केट के अंदर काम कर रहे होते हैं। 2000 के बाद
बिल पास हुआ था, ठीक है, और उसमें जो है वो आम बंदे तक जो है वो इंटरबैंक मार्केट की रसाई हुई थी, जिसमें ब्रोकर्स बनकर आए, फिर कंप्यूटर्स भी आम लोगों तक पहुंचे, इंटरनेट आम हुआ था फिर, ठीक है ना। तो बहुत सी नई कंपनीज भी फिर खुलकर आई थी। इंटरनेट बड़ा आम हुआ 2000 के बाद, 2000 सन के बाद आम हुआ इतना इंटरनेट, पहले नहीं था इतना इंटरनेट, ना ही कंप्यूटर इतना आम था। तो फिर उसके बाद जो है वो लोगों को जब लीवरेज की सहूलत मिली, तो फिर आम बंदा $100, $50, $1000 से भी ट्रेड करना इनके लिए आ रहा था, वरना पहले जो है वो बहुत ज्यादा डॉलर्स चाहिए होते थे ट्रेड करने के लिए। अभी भी अगर देखा जाए तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन करना चाहते हैं, हम जब फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर स्टार्ट करेंगे तो तब आपको ये लॉट का कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा। एक लॉट अगर आप ओपन करना चाहते हैं विदाउट लेवरेज, तो आपके पास एक्चुअल में $1,00,000 होने चाहिए आपके अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब हर बंदे के पास तो $1,00,000 नहीं होते, उसकी तो सारी जिंदगी की कमाई भी नहीं $1,00,000 होती कईयों की। तो यहाँ जो है ब्रोकर ने फिर लेवरेज का एक मैकेनिज्म दरियाफ्त करवाया था कि जिससे हम कम पैसों के साथ भी ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और ये लेवरेज जो है वो सूद नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो ब्रोकर्स हैं वो लेवरेज के ऊपर कोई भी फीस नहीं चार्ज करते, ना ही बाइनांस एक्सचेंज चार्ज करती है लिवरेज के ऊपर। वो सिर्फ तब फीस कट करती है जब आपने ट्रेड ओपन करनी होती है और जब आपने क्लोज करनी होती है, बस। उसके अलावा कोई फीस आपसे चार्ज वो खुद अपने लिए नहीं करती, वो आपकी फीस आपके जैसे ही दूसरे ट्रेडर्स को दे देती है। यानी कि अगर आपने सेल किया हुआ है, दूसरा इस तरफ बाय वाला है, आपकी पोजीशन स्ट्रांग है और उस वक्त फंडिंग फी का टाइम आ गया, तो आपसे कुछ परसेंटेज जो बन रही होगी वो उसको चली जाएगी। अगर वो नेक्स्ट पीरियड में वो स्ट्रांग है तो उसकी फंडिंग फी आपके अकाउंट में आ जाएगी। इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म चल रहा होता है। लीवरेज को अगर कोई कंसूद पहले समझ रहा था तो वो अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। नहीं नहीं, अगर कोई अगर आपको से मतलब कर रहा है, बेनिफिट दे रहा है कि आप इतनी अमाउंट की आप दे सकते हैं, उसका यही फायदा है कि वो लेवल नीचे लिक्विडेशन रख देगा, आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अब जिस तरह आप कराची से आए हैं, अब कराची में फाइलें चलती हैं। अब फाइलें आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप 10,000 में भी फाइल उठा लेते हो, तो वहां भी तो लीवरेज इस्तेमाल कर रहे हो आप लोग कि 10,000 दे के फाइल पूरी उठा लेते हो और प्रॉपर्टी कहते हो कि ये मेरी है, और फाइलें ही चलती हैं। वो तो फिर अलग चीज होती है, उसके ऊपर तो कोई फतवा नहीं है, लेकिन ये चीज उस जिम्मे में नहीं है। अब मंडी की मिसाल दे देता हूँ, वेजिटेबल जो होती है ना मंडी, उसके अंदर भी ऐसे होता है कि अगर मुझे पोटैटो खरीदने हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि यार मेरे नाम की 10 बोरियां जो है ना वो आप स्टॉक कर लो, और ये 10,000 बयाना ले लो, जिसको हम कहते हैं टोकन ले लो। बहुत जगह पे हम टोकन इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह भी आप लोगों ने सीट रिजर्व करवाई है, हम कहते हैं यार ये ले लो 10,000 और मेरी 10 बोरियां साइड पे कर लेना, कल को अगर इतने रुपए केजी रेट हुआ तो मैं उठा लूंगा, अगर ना हुआ तो मुझे ये वापस दे देना। अगर कल को रेट आपकी मर्जी का होता है तो आपको बोरियां मिल जाती हैं, बाकी की पेमेंट करके उठा लेते हो, अगर नहीं होता तो आप पैसे वापस ले लेते हो। वो वाला सीन है यहाँ पे जी। सर आपकी एक वीडियो में मैंने देखा था कि सूद के बारे में आपने बताया था कि फंडिंग फी जो है आप मतलब अपनी ट्रेड क्लोज कर लिया था फंडिंग फी को पहले। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फंडिंग फी 4 घंटे बाद फंडिंग फी दी जाती है, जितने गेनर में जितने जैसे आते हैं फंडिंग फी मैंने नोट किया 4 घंटे बाद दी होती है। जो बहुत ज्यादा जिनके ऊपर ट्रेडर्स आके ट्रेड करने लग पड़ते हैं ना, उनमें ये टाइम पीरियड कम कर देते हैं। तो रिकमेंडेड यही होता है कि अगर आपने काम करना है ना क्रिप्टो के अंदर, लॉन्गर टर्म फ्यूचर ट्रेड करनी है, तो आप फॉरेक्स के किसी ब्रोकर के साथ आ जाएं। वहां आपको कोई भी फी चार्ज नहीं होती, बेशक महीना महीना ट्रेड ओपन रहे आपकी, सालों भी ट्रेड ओपन रहे तो नहीं चार्ज होती वो। उन्होंने सिर्फ अपना स्प्रेड चार्ज करना होता है, 1 टाइम होता है बस, जो आपको वो अपना प्लेटफॉर्म यूज करने दे रहे हैं, सहूलतें दे रहे हैं, उसके इवज वो हर ट्रेड में आपके पास एक बार फीस लेते हैं। जैसे अब ब्रोकर है, कोई प्लॉट खरीदना है आपने, तो एक बार आपसे फीस लेता है उसको खरीदने कर देने के लिए। इस तरह ब्रोकर यहाँ पर जो होता है वो भी आपको इसी तरह करता है, वो एक बार आपकी ट्रेड आगे पहुंचाने की फीस लेता है। नहीं, कोई चार्ज नहीं होता। आप 1/2 से लेकर 1/2000 तक भी लेवरेज ले सकते हैं, कुछ ब्रोकर देते हैं इतनी भी, लेकिन उसके ऊपर कोई भी डिफरेंस नहीं होता कि अगर आप 1/2 की लेंगे तो इतने पैसे लगेंगे, नहीं, कोई पैसा नहीं लगता उसका। ना करो। किसी और का कोई क्वेश्चन?
हैंड रेज कर लेंगे अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम आगे चलते हैं। है किसी का कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है, ऑनलाइन वालों में से भी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? जी जी मुश्ताक। सर यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं कोड में हैं, तो जैसे USDT, QNT, TD, OCS, तो कुछ नए लफ्ज आते हैं, हमें समझ नहीं आती कि क्या है क्या। तो उसके लिए कुछ ऐसा है वेबसाइट वगैरह, या हमें वो मिल सकते हैं पूरे के पूरे कोड, ताकि जब हम वीडियो देखें या वैसे हमें लफ्ज आए तो हमें पता हो कि ये लफ्ज बोला जा रहा है कि इसका मतलब ये है। कौन सा लफ्ज बोला गया था? मतलब जैसे OCS इसका मतलब बन रहा है ऑर्डर कैंसल ऑर्डर, ऐसे ही कोड में जो जितने भी वर्ड्स हैं, तो उनका मैं चाह रहा हूँ कि अगर उसका हमें मिल जाए, फुल फॉर्म मिल जाए, ताकि हमें उस वक्त हमें परेशानी ना हो। जब आप यहाँ आएंगे ना, अब जैसे आप OCO लेना चाहते हैं, यहाँ पर आएंगे आप OCO, तो ये आई बटन अपीयर हो जाता है यहाँ पे। आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे ना, किसी भी एक्सचेंज पे जाएंगे, वो अपने यूजर को हर फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं। जैसे बाइनांस ने भी दिया, अब जैसे OCO है ना, इसके अपने कंप्लीट मैकेनिज्म को समझना है ना, उन्होंने पूरा पूरा आर्टिकल भी लिखा हुआ है और शॉर्ट फॉर्म के अंदर उसकी समरी भी लिखी हुई है। जैसे अब मैं आई बटन के ऊपर अपना एरो लेके गया हूँ, तो ये देखिए, वन कैंसल द अदर टू प्लेस अ स्टॉप लिमिट ऑर्डर एंड अ लिमिट ऑर्डर एट द सेम टाइम। अगर आप ये दोनों चीजें करना चाहते हो एक वक्त में, तो आप इसको यूज कर सकते हो। व्हेन ईदर ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इज ट्रिगर्ड, द अदर ऑर्डर विल बी कैंसल्ड। अगर एक ऑर्डर हिट हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। इफ वन इज कैंसल्ड, द OCO पेयर विल बी कैंसल्ड। अगर उसमें से एक को भी आपने खुद कैंसिल कर दिया, तो भी वो दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मजीद डिटेल के लिए आप व्यू मोर पे क्लिक करके इनका पूरा आर्टिकल यहाँ से पढ़ सकते हो, जहाँ से आप उन्होंने सारी चीजें समझाई होती हैं कि कैसे कैसे होती हैं, विद पिक्चर्स आप सारी स्टडी कर सकते हो यहाँ से। अब ये फुल फॉर्म जो है, अब जैसे अब डिस्कशन हो रही है, आपको बताया जा रहा है, तो नोट्स बनाने का इसीलिए मैंने बोला है कि आप साथ साथ लिखा करो। नहीं, वो मैक्सिमम तो हमने लिखे हुए, जो आगे नए लफ्ज आते हैं तो उनका फिर हमें जैसे जैसे आएंगे आप पूछते जाएंगे, सर आपने ये बोला, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, थैंक यू सर। आप सभी लोग अपना एक ज़हन में एक टारगेट बनाओ कि आप लोगों ने हर रोज एक कम से कम एक क्वेश्चन सर से जरूर पूछना है। क्या आप लोगों का जो लेक्चर हो चुका है उसको रिवाइज किया है, तो उसमें से एक क्वेश्चन मैंने जरूर ढूंढ के लाना है जो सर से मैंने पूछना है। एक उससे क्या होगा, आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका वो रिसर्च करने का भी एक माइंड बनेगा कि यार मैंने रिसर्च करनी है, मैंने कोई नई चीज लेके जानी है और उसके ऊपर बहस करनी है सर के साथ मैंने। ठीक है, और कोशिश करनी है कि मैं मुश्किल तरीन क्वेश्चन लेके जाऊं कि जिससे लोगों को, दूसरे को अगर कोई मसला आ रहा होगा तो वो भी हल हो जाए। ठीक है, कोशिश यही करनी है कि हर रोज एक क्वेश्चन जरूर लेके आना है आप लोगों ने। ठीक है, अपना एक ज़हन बनाया कि मैंने लेक्चर में बैठने से पहले अपने पास एक क्वेश्चन जरूर सेव करना है जो मैंने सर से पूछना है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, ये आप लोगों ने सीख लिया है कि ट्रांसफर कैसे कहते हैं फंड्स एक्सचेंज से वॉलेट में और वॉलेट से एक्सचेंज में, और हिस्ट्री चेक करना भी आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ टू यूज कॉइन मार्केट कैप। ये जब हम क्रिप्टो के फंडामेंटल्स हमने पढ़ने हैं, तब इसको हमने बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करना है, पूरी वेबसाइट को डिस्कस करना है। पोर्टफोलियो ट्रैकिंग भी उसी के अंदर आ जानी है, इसको अभी आप स्किप कर दें। ये हमारा दिसंबर के महीने में फंडामेंटल्स स्टार्ट होने, उसके अंदर हमने इसको कवर अप करना है। ठीक है, इसको अभी आप पेंडिंग छोड़ दें। उसके बाद आ जाता है हाउ टू क्रिएट एंड यूज मेटामास्क वॉलेट एंड ट्रस्ट वॉलेट। इसका किस किस को पता है? हमने बेसिक कोर्स के अंदर ये चीजें सिखाई हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों ने बेसिक कोर्स नहीं किया? बताओ, किया है तो फिर आप लोगों को क्यों नहीं पता इसका? और किस किस को नहीं पता इसका? मैंने आप लोगों को 2 से 3 बार लेक्चर शुरू होने से पहले, कोर्स शुरू होने से पहले भी कहा है कि रिवाइज कर लो। क्यों नहीं कर रहे आप लोग रिवाइज? आज हमारा क्रिप्टो की थ्योरी खत्म हो गई है, कल को हमने फॉरेक्स से शुरू कर देना है। अब आप लोग पीछे रहेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे आप लोग, फिर कहेंगे हमें समझ नहीं आ रही चीजें, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। जब आप साथ साथ नहीं चलेंगे तो फिर डिफिकल्टी होनी है। अभी भी जिनका रह गया, जिन्होंने नहीं किया, वो आज लास्ट डे है, वो इसको कवर कर लें।
बेसिक कोर्स के अंदर हमने बताया है कि कैसे आपने मेटामास्क वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करना है, यूज करना है, पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप के साथ कैसे करना है, और उसको रीस्टोर कैसे करना है प्राइवेट की के साथ। ये सारी चीजें कवर है उसके अंदर। इसको कर लें, हमारी थ्योरी जो क्रिप्टो की कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लोगों का जो है होमवर्क वो ये है कि आप लोगों ने जो मेटामास्क बनाया है उसके एप्लीकेशन का फ्रंट फेस की आपने पिक्चर भेजनी है, मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट, कोई किसी एक की भी। पहले से बना हुआ है तो भी ठीक है। अब फ्रंट फेस की पिक्चर क्या होती है मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। ऑनलाइन वालों में से भी जिन्होंने अभी तक क्रिप्टो का बेसिक कोर्स और फॉरेक्स का बेसिक कोर्स नहीं कंप्लीट किया, आज लास्ट डे है, उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि हमने उसको अब रिवाइज नहीं करना दोबारा। आगे की चीज़ें भी पढ़नी है, पीछे नहीं जाना हमने, आगे भी बढ़ना है। जब आप ट्रस्ट वॉलेट ओपन करेंगे तो ये उसका मेन इंटरफेस, आप लोगों ने बस इसका स्क्रीनशॉट लेना है और सेंड कर देना है असाइनमेंट के अंदर। ठीक है, मैं असाइनमेंट ओपन कर दूंगा। असाइनमेंट कैसे सबमिट करवानी है वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। उसके बाद जो सेकंड होमवर्क है वो आपने रिसर्च करके लानी है। किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ERC-20, TRC-20, BEP-20, BEP-2? मेड हैंड रिटन नोट्स, वर्ड फाइल पे नहीं बनाने, एक्सेल पे नहीं बनाने, हाथ से लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है। टेक पिक्चर एंड सबमिट ऑन LMS। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने इनको सबमिट करवाना है। ठीक है। दो ही पिक्चर होनी है। ठीक है, दो पिक्चर्स आपने अपलोड कर देनी है। ठीक है, ये मैंने असाइनमेंट यहाँ पे ऐड कर दी है। जब आप अपने कोर्स में जाएंगे, डैशबोर्ड में जाने के बाद तो यहाँ पर आपको जो है वो इस तरह का सेक्शन मिलेगा क्रिप्टो थ्योरी का। आपके आज वाले लेक्चर के नीचे है असाइनमेंट क्रिप्टो थ्योरी C, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके ऊपर देखें ड्यूरेशन चल रहा है, डेडलाइन चल रही है, 23 आवर्स रह गए हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स 10 है, पासिंग मार्क्स 1 है। डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि आपने होमवर्क क्या करना है जी, मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट की मेन इंटरफेस की पिक्चर, और आपने डिफरेंस फाइंड करके लाना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ERC-20, TRC-20, BEP-20, BEP-2। हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। और आपने डिफरेंस के साथ साथ ये भी बताना है कि ERC-20 किसकी फॉर्म है, TRC-20 किसकी फॉर्म है, BEP-20 क्या है। स्टार्ट असाइनमेंट के सबमिट बटन पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ लिख देना है, जैसे डन लिख दें, कंप्लीटेड लिख दें। ठीक है, लिखेंगे तो आपकी फाइल सबमिट होगी। अगर बिल्कुल खाली छोड़ देंगे तो अटैचमेंट आपकी अपलोड नहीं होगी। आपने चूज फाइल के जाना पर बटन पे जाना है, और यहाँ पर आपने कोई से भी दो पिक्चरें जो आपने की होंगी, एक इंटरफेस वाला स्क्रीनशॉट और एक आपने अपने मोबाइल से अपने उस पेज का स्क्रीनशॉट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। 3 पेजेस कैसे बनेंगे?
चले मैं 3 कर देता हूँ, 3 बन जाएंगे तो आप एक PDF कर लें उसको, एक PDF में कर लें फिर आप, ठीक है। ये दोनों चीजें सिलेक्ट करने के बाद सबमिट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, ठीक है। आपने इस तरह से जब लिख के सेंड करना है तो आपकी हमारे पास असाइनमेंट इस तरह से शो हो जाएगी, जिस तरह से ये पिक्चर मेरे पास आ गई है ना दोनों, इस तरह से आपकी भी मेरे पास आ जाएंगी। अगर आप नहीं लिखेंगे तो वो मेरे पास पिक्चरें नहीं आएंगी, वो वैसे आपको लिखा हुआ आएगा पेंडिंग है, सबमिट तो हो जाएगा लेकिन यहाँ पे शो नहीं होंगी पिक्चरें, ठीक है। तो इसलिए आपने कुछ ना कुछ लिख देना, जैसे मैंने लिख दिया था डिस्क्रिप्शन में कंप्लीटेड। इस तरह से आपने असाइनमेंट सबमिट कर देनी है। ये कल वाला लेक्चर शुरू होने से पहले तक इसकी डेडलाइन है, तो लेक्चर शुरू होने से पहले पहले आपने इसकी रिसर्च करके उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल ये चेक होने के बाद हम फॉरेक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। अपने बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर कर लीजिएगा। कल फिर मैं आप लोगों को 15 मिनट दे दूंगा, जिन्होंने क्योंकि अभी तक क्रिप्टो का वो देखा ही नहीं है पूरा कोर्स, तो उनके नए क्वेश्चन हो सकता है कि वो आ जाएं, तो आप लोग कल फिर जो है वो नए क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के जो लोग हैं वो अपनी रिसर्च करके लाएं, ERC20, TRC20, BP2 क्या है, BP20 क्या है, वो सारे नोट्स बना के लाएं, ठीक है। चलिए ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल 2 बजे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।